नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, जिस तरीके से सीमा पार क्या हो रहा है, वहां भटके हुए या बेरोजगार या जाहिल किस्म के, या जो मैं कहूं कि गरीब परिवारों के, और जिनकी कुछ आकांक्षाएं थी वो मौके ना मिलने की वजह से पूरी नहीं हो पाई, ऐसे युवाओं को वो शिविरों तक किसी तरीके से लाते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनके घरों को कुछ पैसा भिजवाते हैं और उसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, कुछ सामग्री दी जाती है और इधर उनको जो लॉजिस्टिक मदद है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, किन किन से उनको कांटेक्ट करना है या कौन उनसे कांटेक्ट करेगा किस जगह पर, ये सारी जानकारी उनको दी जाती है। चलिए, वो तो भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं, मान लेते हैं 1971 में उनका एक हाथ तोड़ दिया था भारत ने, उसकी आग में वो जल रहा है और उसका बदला लेने की फिराक में है, यहाँ खून खराबा कर रहा है। लेकिन हमारे देश के भीतर हम क्या देख रहे हैं? ये राजनीति में प्रॉक्सी वार, यानी हमें सड़कों पर ना लड़ना पड़े या सड़कों पर लड़ने की हमारी क्षमता कमजोर हो चुकी है, हमारी विश्वसनीयता धूल धूसरित हो चुकी है, लोग हम पर भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा करते तो इस तरीके से राज्य दर राज्य हमको ठुकराते नहीं, रिजेक्ट नहीं करते, हमको भी चुनते, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो अलग अलग मुद्दों को बहाना बना करके और बड़ी बेशर्मी के साथ, क्योंकि पेपर लीक का मसला कोई पहली बार नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, या 2014 के बाद ही पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये तो आजादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था सिलसिला, और 80 के दशक के बाद तो बहुत अधिक पेपर लीक बढ़ गए थे। तो तब तो ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, ना धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे, अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के समय और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की और मुख्यमंत्रियों की सरकारों के समय ये सब हुआ है। लेकिन टारगेट अभी किया गया, और यहां भी कुछ ऐसे जिनको प्रधानमंत्री अपने संबोधन में नादान कहते हैं, भटके हुए कहते हैं, या जिनको बहकाया गया है, ऐसे युवा, गुमराह युवा कहते हैं, उनको आगे किया गया और उसके बाद वो अपना लक्ष्य साधने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से एकलव्य सिंह, तो उनके साथ जुड़ते हैं और फिर इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एकलव्य, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। प्रणाम आपको, दर्शक को भी नमस्कार। तो यहाँ एक दूसरे तरीके की प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई है पॉलिटिक्स के भीतर। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन चीजें इम्पोर्टेंट हैं। कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है सर, कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या सरकार के विरुद्ध जब कोई आंदोलन हो रहा हो, तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं सर, जिससे कि डिसाइड होता है कि वो कितना सक्सेसफुल रह सकता है सर। तो एक तो सर ऑफ कोर्स जो इशू होता है या जो मुद्दा होता है, जैसे कि इस बार नीट पेपर लीक का मुद्दा था। और ठीक है, इसको बनाया गया, लेकिन सिर्फ ये नीट की बात नहीं थी। ये एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेके और जो छात्र वर्ग है उसमें जो कहीं ना कहीं अ, अ, असंतोष जो होता है उसको लेके एक सॉरी, जो मुद्दा बनाया जा सकता है कि नहीं। तो मुद्दा तो सर देखा जाए तो एक मोटा मोटी उसमें दम था, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नीट के पेपर लीक नहीं, ओवरऑल पेपर लीक्स की बात थी।
और मुझे लगता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स, थ्रू आउट जो ये लंबे समय से चलते आया है, कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध सर एक असंतोष था, तो मुद्दा इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात हो जाती है सर कि जब कोई मुद्दा उठता है तो उस समय पे जो वर्तमान सरकार है उसके अगेंस्ट कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, और वो एंटी इनकम्बेंसी किस लेवल की है, कि क्या वो इस लेवल की है कि ये मुद्दा जो है इसके वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश हो जाएगा, या आक्रोश पहले से भरा हुआ था और उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर हो जाएगा और वो ट्रिगर इतना ज्यादा कर देगा कि मतलब आगे जाके मतलब सरकार के लिए कितनी बुरी या मतलब असंतोष वाली स्थिति बन सकती है, ये कैसा रूप धारण कर सकता है ये प्रोटेस्ट। उसके अलावा सर मुझे लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी होती है सर, जो प्रोटेस्टर्स हैं या प्रोटेस्टर्स से जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो भी बहुत मैटर करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन रहा, इसमें इस पर एक बहुत बड़ा संशय और एक क्वेश्चन मार्क था सर, कि आपने देखा ही कि अभिजीत दीपके से लेकर, जो कि इसके फाउंडर थे इस पार्टी से लेके, और जिस तरह के लोग इससे जुड़े, उनके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सर मतलब अंडर द क्वेश्चन ऑलरेडी रहे हैं सर। उसके बाद सर ऑफ कोर्स ये मैटर करता है कि जो नेता है उस पार्टी का, जो कि सरकार में है पार्टी, उस नेता की कितनी क्रेडिबिलिटी है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसमें जो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है सर, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो वो, उसके बाद सर जो डिससैटिस्फैक्शन या जो असंतोष है, उसकी भी सर किस लेवल का डिससैटिस्फैक्शन है ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। कि क्योंकि सर देखिए अनेकों मुद्दे होते हैं, छोटा मोटा डिससैटिस्फैक्शन से लेके बड़े डिससैटिस्फैक्शन तक होते हैं, तो उसमें वो किस हद तक जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो जनता है वो जाने को तैयार है। आंदोलन हमेशा से होते रहे हैं सर, आप सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहते हो, अपना विरोध दर्ज करना चाहते हो, अपना असंतोष जताना चाहते हो अपनी बातों के द्वारा, एक तो ये होता है, एक ये होता है कि आप सड़क पर उतरना चाहते हो। अब सड़क पर उतर के भी आप आंदोलन किस स्तर तक ले जाना चाहते हो, कि भाई मतलब आपको बस ये देखना है कि हम जो बात कह रहे हैं वो किसी भी कीमत पे सरकार मान ले, या आपको ऐसा लगने लगा है कि भैया इस सरकार में तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो सरकार हर कीमत पर बदलनी ही है। उसके अलावा ये होता है सर कि कई बार मैंने देखा है जैसे कि जो बदलाव आप लाना चाहते हो उसके लिए आपको विश्वास किस पर है सर, या किस पर भरोसा है कि वो विश्वास ला सकता है। इस संदर्भ में एक दो छोटे मोटे एग्जांपल्स देखे जाएं तो सर जैसे डीमोनेटाइजेशन था, ऐसा तो नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन के समय लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी, लेकिन लाइनों में खड़े रहे सर, क्योंकि उनको विश्वास था नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे सर। उसी तरह से सर आपको ध्यान होगा कि जब जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तो सूरत में जो एक कपड़ा व्यापारियों को लेके जो एक असंतोष जागा था, तो उससे वो एक बड़ा मुद्दा बना था, लेकिन उस समय भी उन लोगों ने फाइनली क्लैरिटी से कहा था कि भाई हमें इससे प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें ये विश्वास भी है कि यदि इस इशू को कोई रिजॉल्व कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। तो इस तरह की चीजें होती हैं सर। अब थोड़ा सा मतलब फॉर दैट मैटर सर, इवन जब आप देखेंगे कि जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ, तो ऑब्वियसली मतलब एक शॉक तो था ही कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसमें भी सर लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि भारत इसका जवाब जरूर दे। और नरेंद्र मोदी जी, वो उनका वो व्यक्तित्व ही नहीं है कि वो इसको सहन करके बैठ जाए। पक्का भारत इसका जवाब देगा और सही तरीके से देगा। और जब वो दिया गया तो उस समय भी जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया उस पे जनता ने विश्वास नहीं करा, मोदी जी पे विश्वास करा, हमारी सेना पे विश्वास करा, भारत की ताकत पर विश्वास करा। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं सर। और अब ये जो एक प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही है सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉक्सी वॉर होगी तो जिस तरह के लोग ऑलरेडी मतलब अब तो खुल के एक तरह से जुड़ गए इससे, इन लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है सर, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ये ऑपोजिशन पार्टीज का, ये तो मुझे लगता है कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट से भी जुड़ जाएंगे तो उस प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है सर। अब आप मतलब कल ही आपके साथ चर्चा हो रही थी सर कि ये राम मंदिर में जो हुआ है उसको लेके जो चल रहा था, जिस तरह से इन लोगों ने संसद में नौटंकी करी सर, उसके बाद तो मतलब
कौन ही इन लोगों पे विश्वास कर सकता है कभी। तो कुल मिला के सर ये देखना पड़ेगा। और मैं तो हमेशा मानता हूँ सर, आपने कल रात को जो नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कि उन्होंने एक तरह से कहा कि भाई हमें अपने बच्चों को, या वो भी हमारे ही देश के अंग हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये ऐसी बातें हैं जो समाज में मतलब जिनकी कोई जगह नहीं है, इस तरह की बातों का, इस तरह के व्यवहार का। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक अवसर हमें और देना चाहिए सुधारने का, इन लोगों को सुधरने का। तो मैं मानता हूं सर कि देखिए ज्यादातर 99% लोगों के साथ यही होगा कि यदि अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, इस तरह का कंडक्ट जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन आता है, और वो आया भी। लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूं सर कि एक लीडर तो वही होता है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया, जो कि इस तरह के व्यवहार, आचरण और गुंडागर्दी पे भी अपने आप को संयमित रख सकता है, और उसे उस चीज के लिए कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, वो सोच समझ के करता है सर। क्योंकि वो जानता है कि जो रिएक्शन आएगा, जो वो एक्शन लेगा जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उसका प्रभाव सर लंबे समय तक पड़ेगा सर। तो ये सब चीजें हैं सर, और ये सब सर जो ऑपोजिशन है, इस तरह की लीडरशिप उनमें है ही नहीं। और ये कितनी भी, आज आपने देखा होगा सर, वो जो आम आदमी पार्टी वालों ने, एक अरविंद केजरीवाल ने एक कॉमेडियन को कोई नरेंद्र मोदी बना के ले आए थे, और वो हमारे राजस्थान का ही है सर कॉमेडियन, और वहां पे नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करके और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, और वो बगल में खुद बैठ के उसके मतलब ऐसे बात कर रहे थे कि एज इफ इज इंटरेक्टिंग विद नरेंद्र मोदी जी। तो ये तो सर मुझे लगता है कि ये अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं सर। और कभी कभी जो, अब जैसे यहाँ पे जो युवा वर्ग कह लीजिए, या जो जेनजी है, वो सर उनकी भी क्रेडिबिलिटी अपने साथ डाउन ले जाएंगे। और एक बात ये भी समझनी पड़ेगी सर कि ये जो, मैं तो मतलब शुरू से हम लोग इसके बारे में बात करते हैं सर, कि ये जो कुछ बच्चे हैं जो इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि कुछ शरारती बच्चे होते हैं इसमें, और कुछ सर जो एक्चुअल, अब तो मतलब रिपोर्ट में आ गया, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। और जिस तरह से आपने भी अभी सर समझाया कि कुछ लोगों को हायर करके, क्योंकि सर क्या है कि इस एज में ना आपको डिटेल्स नहीं पता होती हैं कि जो आप कृत्य कर रहे हो, इसकी कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपको लगता है कि यार हम भी एक रील बना देंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, अरे यार अपने को पैसा मिल जाएगा, अपन भी बोल देते हैं यार, 10 लोग अपनी भी वाहवाही कर देंगे क्योंकि ये मुद्दे से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप ये सब कर देते हो, लेकिन आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना देश के लिए सोच पाते हो, ना खुद के लिए सोच पाते हो सर। जैसे मैं देख रहा था सर, मैं तो उस लड़की का फ्रैंकली नाम भी नहीं लेना चाहूंगा जी, इनका सर। अब जब नरेंद्र मोदी जी ने माफ कर दिया सर, तो कई लोगों का ऐसा कहना था कि बिल्कुल ही माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही माफ नहीं करना चाहिए। जिस तरह की भाषा का स्तर यूज किया गया, और जिस ओछेपने पे ये उतर गई भाषा को लेके, इनको माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन सर मुझे भी मतलब, जब मैंने नरेंद्र मोदी जी की बात को शांति से सुना, तो एक चीज तो है सर कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से इनकी बातों का रिएक्शन ऐसा आया कि इनका जो एक सामाजिक बहिष्कार हुआ है, और सर ये लड़की शायद नहीं समझ सकी सर अभी तक, या उस समय तो कम से कम नहीं समझ सकी होगी जब ये कर रही थी, कि सर आज जिस समय जिस तरह का डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, इस लड़की को आगे एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा सर, इस लड़की को थोड़ी और बड़ी होंगी तो शायद इसकी शादी के लिए या विवाह के लिए, मतलब एक मैरिज अलायंस के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं, और जब आपके विरुद्ध ऐसा डिजिटल रिकॉर्ड खड़ा हुआ हो, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो जाए, तो कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस तो सर पता नहीं है 15 वर्ष की एक्चुअली हैं या जो क्लेम कर रही हैं। तो लाइफ ऑलरेडी डिफिकल्ट होने वाली है सर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग को समझना पड़ेगा कि आप किसी के साथ भी जुड़ के एक सस्ती पब्लिसिटी या पॉपुलैरिटी के लिए अपना स्तर इतना ज्यादा गिरा लोगे, जो किसी भी तरह से मतलब किसी भी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और साथ में आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि
जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहां पे इन्हीं कारणों से जो इतना ज्यादा सर कल्चर का डिग्रेडेशन हुआ है, जिससे हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा समाज बचा रहे, आप उसी तरफ मूव करोगे। और ये भी समझना पड़ेगा सर कि हर सोसाइटी, हर कंट्री कल्चरली अलग भी होती है, वहां कुछ चीजें एक्सेप्टेबल हैं लेकिन हमारे यहाँ कतई नहीं है सर। मतलब और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो जैसा एक दिन आप बता रहे थे सर, मुझे ध्यान है एक शो पे हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग शादी ही नहीं करेंगे। सर कैसे कोई ऐसे लोगों से शादी करना चाहेगा सर, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए खुले मन से इस तरह का व्यवहार कर सकता है? वो क्या तुमसे शादी करके तुमसे कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हें छोड़ देगा या तुम्हारे माँ बाप को छोड़ देगा क्या? तो ये चीजें हैं सर। लेकिन हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अब जो हो गया और जो कानून को अपना काम करना है वो करेगा। अब वो सब होने देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी से ही नहीं बल्कि पूरे देश से अगर सार्वजनिक माफी मांग ली है तो आप माफ करो या ना करो वो एक अलग बात है, लेकिन अब इस लड़की से समाज को आगे बढ़ जाना चाहिए। दो वीडियो सुनते हैं साथ पहले और तब आगे बढ़ते हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा योगेंद्र यादव का। जो लोग इनको भड़का रहे हैं, प्रधानमंत्री ने तो एक बुजुर्ग की तरह, घर के मुखिया की तरह गलती फिर आपकी तरफ से जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं आ रही है। इस वीडियो को तो प्ले कर दिया लेकिन आ बीच रही में थी कुछ सर, अच्छा आ रही थी। आ रही थी सर। दोबारा सुन लेते हैं जरा। सर हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। ये तो आपने और हमने प्रधानमंत्री को सुना। अब जरा योगेंद्र यादव जैसे लोगों को सुनिए, जैसे सीमा पार उन लड़कों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको तरह तरह के पाठ पढ़ाए जाते हैं। उसी तरीके से ये योगेंद्र यादव एंड कंपनी, और जब मैं योगेंद्र यादव एंड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के यूथ का भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। स्मार्ट काम किया, इंस्टाग्राम पे रील बनानी शुरू कर दी, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कर लिया। एक और काम करो, थोड़ा ना जेनजी की भाषा सीख लो। मेरे घर में 2 जेनजी हैं, मैं बड़ा सीखता हूं। 2 शब्दों से शुरुआत कर लो, इन्फेंटिलाइजेशन और मैंसप्लेनिंग। जब आप 20-25 साल के युवाओं युवतियों को बच्चा कहते हो, तो ये पता है क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे तुम गोदी का बच्चा समझते हो, इन्फेंट समझते हो, इन्फेंटिलाइज करते हो। जब आप कहते हो गुमराह बच्चे हैं, तो ये ना चिढ़ जाते हैं। जब आपने कहा समाज में आक्रोश है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लो जी, प्रधानमंत्री जी को पता लग गया फाइनली कि समाज में आक्रोश है। लेकिन फिर पता लगा, आप कह रहे थे समाज में आक्रोश इस बात का है कि लड़कियां किस भाषा का इस्तेमाल करती हैं। मोदी जी, ये मैंसप्लेनिंग पता है क्या होती है? जब मर्द लोग बैठ के सोचते हैं कि औरत के दिमाग में कुछ नहीं है, उसको ज्ञान देते हैं। मैं इनका पूरा वीडियो प्ले नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इतनी से ही दर्शकों को अंदाजा हो गया होगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये बदजुबान कुसंस्कारित लड़कियों को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी रास्ते पर लाने के लिए बड़े बुजुर्ग की तरह बच्चा बता करके माफ करने को तैयार हैं उनके कुकृत्यों के लिए। ये उनको भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये लोग कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। जी सर देखिए, 2 बातें, जैसे मैंने एक बात कही पहले भी कि नेता जो होते हैं उनमें सबसे प्रभावी वो होते हैं जो अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में काम रख पाते हैं। मुझे लगता है सर कि प्रभावी के अलावा ये जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस भी वो लोग होते हैं सर, जो अपने आप को काम दिखाते हैं लेकिन वो इतना खतरनाक काम कर रहे होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल सोनम वांगचुक, फॉर एग्जाम्पल योगेंद्र यादव। वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल साउंड करेंगे, काम साउंड करेंगे, लेकिन सर उनके जो पीछे का जो खेल होता है वो बहुत बड़ा होता है सर। ये बेसिकली सर जिसके बारे में हम लोग इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिस ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर की, उस संस्कृति के ब्रेकडाउन को ये नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, उसको एनकरेज करना चाहते हैं सर, क्योंकि ये जानते हैं कि उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। एक समाज का वर्ग जो है जो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक है जिसको कि जो कि इसमें एक रेबिलियस बनेगा सर। तो इनकी जिसे कहते हैं सर कि एक एक्सपेक्टेशन या उम्मीद यह है कि समाज में एक टकराव हो जाए सर। सर अब जैसे इन्होंने सर एक टर्म यूज करी इन्फेंटिलाइजेशन सर, कि मतलब
25-35 साल के युवा वर्ग को एक छोटा सा बच्चा समझ लेने वाली बात सर। अब सर कैसे समझाएं इनको कि हमारे यहाँ जो अपने से बड़े उम्र के लोगों के लिए, जो बुजुर्गों के लिए सर जो सम्मान का भाव होता है, मैं सर मेरे पिताजी की छोड़ दीजिए, यदि कल को आपसे ही मेरी कोई वैचारिक मतभेद हो और आप मुझे डांट दें, तो क्या मैं ऐसा सोचूंगा कि आप मुझे इन्फेंटिसाइज कर रहे हैं सर? मैं यही सोचूंगा कि मुझसे बड़े हैं, जीवन का ज्यादा अनुभव रखते हैं, चिंतन करूंगा कि इन्होंने कहा, और कम से कम अपनी मर्यादा हमेशा बना के रखूंगा कि गलती से भी मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं लग जाए जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने आपका अनादर किया है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा मतलब हमारी संस्कृति का जो चरित्र है वो बने रहना चाहिए, उसी को ये डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं सर। अब आप देखिए सर कि इसमें आपने देखा होगा वो जो एक चल रहा था तमाशा, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी आजादी, या जो भी पता नहीं क्या, अब उसी टाइप की चीजें ये जो सर मैंसप्लेनिंग वाली बात कर रहे हैं कि एज इफ एक लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें कोई युवा लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़कियां जो हैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और कि जो मर्द हैं वो उनको समझाएं। अरे क्या मतलब दूसरे पक्ष की, या मोदी जी जो पक्ष रख रहे हैं उसी पक्ष की इस देश की दूसरी युवा महिलाएं और जो दूसरी मतलब सम्मानीय महिलाएं हैं, क्या वो नहीं बता रही यही चीज है? आप इसको क्यों इस तरह का इशू बना रहे हो? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता सर, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट किस्सा था, तो उस लड़की के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा स्तर उसी का गिरा तो चर्चा उसके बारे में सबसे ज्यादा हुई। लेकिन ये सर ऐसा है कि उसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि उसको ग्लोरीफाई करेंगे तो वो लड़की ने भले ही माफी मांग ली हो, मुझे नहीं पता सर कि उस लड़की को रियलाइजेशन हुआ है या नहीं। कई बार होता भी है सर, जब कई बार क्या लोग हवाबाजी में ऐसी चीजें कर जाते हैं, लेकिन जब वो पूरे समाज पूरे देश की प्रतिक्रिया देखते हैं और जब उनको डर लगता है ना सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, कि आगे चल के मुझे जिंदगी में कैसे जॉब मिलेगी, कैसे मतलब लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, तो कभी कभी रियलाइजेशन होता है। तो उस लड़की को तो रियलाइजेशन हो जाएगा सर, क्योंकि उसका तो अब जीवन स्टेक पे लग गया। लेकिन ये चाहते हैं कि अब जो दूसरी लड़कियां हैं या दूसरे जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इस लड़की के नाम पे इस लड़ाई को लड़े। तो ये इनका सर बड़ा सिंपल है, ये टकराव चाहते हैं, मतलब अनएक्सप्लेनेबल है सर कि आप क्या चाह रहे हो। मतलब आप मोदी को सपोर्ट नहीं करते, आप मोदी से आप उनके मुद्दे पर लेके आपकी लड़ाई है, आप मोदी को पसंद भी नहीं करते चलो, लेकिन आप इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हो कि ये होना चाहिए इस देश में कि लोग सड़क पे उतर के माँ बहन की गालियां दें अब एक 75 वर्ष के प्रधानमंत्री को। ये इसको आप क्या मतलब नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो? मैंने सुन रहा था सर कि ये इस तरह की इन्हीं में कई लोग बात कर रहे हैं कि गाली दे दी तो कौन सा गुनाह कर दिया। कानून भी नहीं समझते सर ये लोग। कानून में भी बता रखा है कि किस लेवल तक की आप गाली दे सकते हो सार्वजनिक मंच पे। ये गाली नहीं है सर, ये ऑब्सीनिटी कहा जाता है इसको। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कानून में भी। तो योगेंद्र यादव तो सर इनका कुछ नहीं हो सकता सर। और ये तो जिस मुद्दे से जुड़ जाएंगे मुझे लगता है कि उस मुद्दे की क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है सर। मैं एक वीडियो और प्ले कर रहा हूं केवल ये स्मरण कराने के लिए कि केवल प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इन भटको हुओं को या ब्रेन वॉश जिनका किया गया उनको। ये जरा पहचानिए कि ये लड़की कौन है। ये है नेहा बोरा। इसने एक इंटरव्यू दिया है और ये वो लड़की है जो जंतर मंतर पर, जिसको 3-4 लड़कियां पकड़ करके चलती थी वॉशरूम ले जाने के लिए, और जिस दिन ये आंदोलन खत्म हुआ, और बल्कि मैं कहूँगा जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, उस दिन ये अपने साथियों के साथ कमर तोड़ डांस करती हुई दिखाई दी थी। अगर आप 20-25 दिन तक अनशन पर रहे हों और एक दिन पहले तक आपके कई साथी आपको पकड़ करके चल रहे हों, तो 24 घंटे में ऐसी कौन सी ताकत आपके शरीर में आ गई कि आप डांस कर रही थी। लेकिन
एक इंटरव्यू में इसने आश्चर्यजनक खुलासा किया है। इसने कहा है कि मेरे पिता भारतीय सेना में हैं और वो मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि मैं वामपंथन हूं, तो वो मुझे देशद्रोही बताते हैं। सुनिए। जब मेरे फैमिली को पहली बार पता चलता है कि मैं लेफ्ट के किसी संगठन से जुड़ी हूँ, तो मेरे फादर तो फौज में है, तो वो मुझे सबसे पहला एग्जांपल यही देते हैं कि हमारे लोगों को मारा जाता है और तुम्हारे ही लोग मारते हैं, तुम इनके साथ कैसे जा सकती हो। बहुत कुछ रहता है। मेरे फादर ने मुझसे 10 साल से बात नहीं की है इसी वजह से, क्योंकि मैं इस पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हूँ। और अगर मैं इस पॉलिटिक्स से नहीं भी जुड़ी हुई रहती, मान लीजिए लेफ्ट पॉलिटिक्स से जुड़े रहना इस देश में अपने आप में प्रोग्रेसिव सेक्शन में भी, लिबरल सेक्शन में भी एक अलग मार्जिनलाइजेशन है। अगर आप लेफ्ट से जुड़े हुए हैं तो आप देशद्रोही हैं। बहुत सिंपल सी बात है। वो व्यक्ति जो आज कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी और वो सत्ता पक्ष के लोग भी लेफ्ट को हमेशा से ये मानते रहे हैं कि उनकी जगह जेल में है, ऐसा मानते रहे हैं। और वो मान लीजिए सोशल जस्टिस के सेक्शंस का हो गया या बाकी जो बोर्जुआ डेमोक्रेटिक पार्टीज है, जो अपने फादर की भी सुनने को तैयार नहीं है, वो आजकल की युवतियों की आइडल बनने की कोशिश कर रही हैं। सर देखिए क्या है कि मैंने अपने कई पारिवारिक मित्रों के साथ और कई, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो मतलब ये जिस एज ग्रुप की हैं उस एज ग्रुप की युवा युवतियों के साथ देखा है सर। सर मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में JNU, जहाँ पे कि, और सर ऐसा है कि मेरे पिताजी भी वहीं से सुशिक्षित हैं, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ का काफी बार बैकग्राउंड समझाया है। तो क्या है सर कि एक होड़ लगी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि JNU में जाके और लेफ्टिस्ट के साथ जुड़ के और अंग्रेजी में इस तरह के एंटी गवर्नमेंट मुद्दे उठाना और सोशलिस्ट टाइप की बातें करना और कम्युनिस्ट टाइप की बातें करना एक फैशन स्टेटमेंट होता है सर। उनको लगता है कि इमिडिएटली आप लाइमलाइट में आ जाओगे, आप एक रिबेलियस नेता के रूप में आपकी पर्सनालिटी निखर के बाहर आ जाएगी। तो मतलब सर क्या कर सकते हैं अगर आपको अपने परिवार के संस्कारों और एक ऐसा परिवार जिसमें कि आपके पिता स्वयं सरहदों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर उनके बच्चों को भी ऐसी सस्ती पब्लिसिटी चाहिए तो उनको सर कहीं ना कहीं वो मिसगाइडेड तो हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज को, हमें आपस में भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए कि इनको बचाने के लिए क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे बढ़ा दें, साझा करें, लाइक का बटन दबा दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर।